हमारी हड्डियों के एक कवर के अंदर इस तरह बैठा हुआ है कि वहां पे यदि कोई भी चीज ट्यूमर ग्रो करता है, एब्डोमेन के अंदर तो ग्रो करेगा तो वो बढ़ सकता है, लेकिन वहां पर जब दिमाग के अंदर ग्रो करता है तो वो हमारे सामान्य क्रिया करने वाले मस्तिष्क के ऊपर बहुत बुरा दुष्प्रभाव डालते हैं। और उस कारण से ये जरूरी होता है कि हाथ पांव पेट पर तो हमको जल्दी से मालूम पड़ जाता है कि कोई ट्यूमर है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा ट्यूमर देखना तभी संभव होता है कि जब हम किसी स्कैनिंग के द्वारा उसे देखें या फिर सर्जन उसको ओपन करके देखे। जैसा कि डॉक्टर MRC नायडू, डॉक्टर राजू ने बताया कि ये आवश्यक है कि जब कभी उनको हेडेक, सिर में दर्द जैसी कोई शिकायत हो तो उसमें एक बात तो ये सच है कि 100 में से केवल 1 या 2% लोगों में किसी तरह की अंदरूनी मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, वरना ऐसा नहीं डरना है कि हेडेक हो गया मतलब सभी के लिए जो है ब्रेन ट्यूमर है। नहीं, यह सही नहीं है, एकदम से डरने की बात नहीं है। उसके सिवा 99 दूसरे कॉजेज होते हैं हेडेक के, ब्रेन ट्यूमर तो जो है 1% कॉजेज के अंदर ही आता है। So not to get very much apprehensive when the headache is there that oh I am suffering with the brain tumor and just keep going on getting the scanning and whatnot, thousands of rupees expenditure will come to that. हम नहीं चाहते कि इस तरह का अनावश्यक किसी प्रकार का कोई खर्च हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी तरह समाज के अंदर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान के माध्यम से एक ऐसी आंदोलन लाए कि जिससे हमको सही शिक्षा, सही ज्ञान हो कि कब डॉक्टर को करना है और कब कौन सा इलाज लेना है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवारों के अंदर वो जब सिर दर्द होता है तो केवल दर्द की गोली को खा खा के करीब 10 महीने के बाद में हमारे पास में अचेतन अवस्था में आता है। He comes in unconscious state after taking 10 months of the painkillers. The killer is not the tumor. In that case, this painkiller becomes the killer of that person because he develops gastric ulcer, he develops renal failure and what not. इसलिए बिना अच्छी तरह परीक्षण किया है हमारे द्वारा यदि किसी प्रकार की दवाई ली गई है तो वो कभी-कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। As far as the causes are concerned, जहां तक कि ये बात है कि इसका कॉज क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि जो मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उस कीटाणु को ले जाता है। The mosquito is a vector, transmits the infective organism from one person to another, लेकिन ब्रेन ट्यूमर एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाता है। Then the question comes, then why does it happen? हम सभी जानते हैं कि लंग कैंसर बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने या पोल्यूटेंट्स के इनहेलेशन से लंग का कैंसर होता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के लिए अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है कि ऐसे कौन से कारण है, व्हाट आर दोस कॉजेज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज द ब्रेन ट्यूमर। लेकिन हाँ, यह अवश्य मालूम पड़ा है कि जेनेटिक कुछ कॉजेज हैं कि जीन्स, वंशानुगत हेरिडिटरी कॉजेज के द्वारा हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जनरेशन में ये ब्रेन ट्यूमर आ सकते हैं। लेकिन जब अभी तक जो कुछ बिल्कुल अच्छी तरह मालूम पड़ा है कि वंशानुगत है, परिवारों में ये चलता है, वो कुछ सिंड्रोम्स हैं, बाकी के अंदर ये प्रिजम्पशन है कि कोई हमारे जीन्स म्यूटेंट हो जाते हैं और उसके कारण से इस प्रकार की समस्या होती है। पर याद रखें, कुछ तरह के वायरस, रेडिएशंस जब हमारे शरीर पे बहुत लंबे समय तक गिरते हैं, when there is a chronic exposure to the radiation or from some kind of a viruses, the brain cells get converted into brain tumor. तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत कुछ हम किसी प्रकार से इसको रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें, उसके कॉजेज ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत कम है। लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो उसकी बहुत सारी चीजें जिससे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फिर अवेयरनेस किस बात की लेके आए? अवेयरनेस लानी है कि हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, इसका निदान हम बहुत जल्दी शुरुआत में कर सकें। तो जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया है आपको कि उसमें हम इसको डेफिनेटली क्योर दे सकते हैं। इनिशियल अवस्था में, इनिशियल स्टेज में यदि इसको हमने मालूम कर लिया, थैंक्स टू द साइंस कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया आ गई है कि हम फिर उसको जल्दी से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं अंधे होकर, अपनी हियरिंग खोकर, पूरी पैरालिसिस के साथ में, फिट्स लेते हुए, इन सब चीजों को इनिशियल स्टेज में डायग्नोस करके हम उनको पूरी जिंदगी दे सकते हैं।
हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा आज रिसर्च करने की जो है, उसमें इतना सारा पैसा खर्च होता है। अभी हम CCMB के साथ में निजाम इंस्टीट्यूट और भी कई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम मालूम करें अर्लीस्ट, केवल ब्लड के अंदर किसी केमिकल को मालूम करके क्या नहीं वहां ब्रेन ट्यूमर है, there is a brain tumor, by knowing through the blood. So that kind of research, as it comes, it becomes more easy to diagnose that what is the initial stage of a brain tumor. तो हमारा ये अभियान यदि चलेगा तो ये है कि किस प्रकार से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, हमारे भाई बहन माता पिता किसी तरह की पैरालिसिस, अंधेपन या सुन नहीं पाना या साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस के साथ में आए, और उन लोगों को कहीं पे साइकेट्रिक के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी न दी जाए, नहीं तो वह उनके मौत का कारण बन जाती है। सो लेट्स सी बाय द हेल्प ऑफ द मीडिया किस प्रकार से हम बहुत अच्छी अवेयरनेस लेके आएंगे, और बच्चों के अंदर भी हर 5वां कैंसर बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का है, बाकी के और कई कैंसर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा किलर है। और यदि वो पैरालिसिस में रह गए, आंखों की रोशनी नहीं रही, यदि उनकी कॉग्निटिव चीज सही नहीं रही, तो आगे जाके ये बच्चे हमारे समाज के लिए एक बर्डन ही बन जाएंगे। हमारे लिए रिहेबिलिटेशन में उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। इनिशियल डायग्नोसिस कैन प्रिवेंट ऑल दोज फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स, जिसको कि हम सुधार के उसके अच्छा जीवन उन्हें दे सकते हैं। If you have any questions, you can ask below.